लगता तो यही है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आज निडर होके और पूरे हौसले के साथ और पूरी दमखम के साथ ताल ठोक दी है एक तरीके से। और मैं तो एक इसको एक भारतीय संस्कृति के जो भारतीय परिवारों की परंपरा है, मैं तो उससे जोड़ के देखती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूं, तो मैं उसी उसी हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन करूंगी राहुल गांधी की, सॉरी, प्रियंका गांधी की स्पीच का। एक प्रियंका एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन वो एक बेटी भी है। और हिंदुस्तानी परिवारों में बेटी के फटकार सुन के मेरे ख्याल से कोई भी गैरतमंद परिवार का सदस्य, कोई भी सदस्य हो, उसमें पिता हो, चाचा हो, उसका सिर शर्म से झुक जाता है और वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इस बेटी ने आज क्या कह दिया मुझे ये। क्योंकि भारत की परंपरा ऐसी है। तो आज बेटी ने आज बेटी सामने आ गई अपने परिवार को कि जो अपमान हुआ है उसके बारे में बातचीत करने के लिए और उसके बारे में सवाल पूछने के लिए वो जवाब मांग रही है कि किस उसने उसने पड़ोसी को ललकार दिया है कि किस मुंह से तूने इतना अपमान किया मेरे परिवार का, मेरे माँ, भाई और माता का, पिता का। अब आज जो ये प्रियंका जो बोल रही हैं, उन्होंने बता दीजिए इसमें कि एक शब्द कौन सा गलत बोला? कोई भी गलत नहीं बोला, चुन चुन के बहुत कम बोला प्रियंका ने। तो कुछ है प्रियंका के पास बोलने के लिए, लेकिन मैं फिर कहती हूं कि प्रियंका ने देर कर दी आने में। थोड़ा जल्दी आ जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। जो जहां तक आज बात पहुंच गई है, राहुल गांधी का आलू डालो सोना निकालो एक फेक वीडियो बनाया गया, जिसमें कि वो प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी ये बात, उस बात को अपने भाषण में कोट कर रहे थे। और बीजेपी की जो आईटी सेल है उसने उस वीडियो को एडिट करके उसमें ऐसा बना दिया कि राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं और ये इसलिए पप्पू हैं। ठीक है, लेकिन उस बात का बीजेपी के आईटी सेल से कभी, सॉरी, कांग्रेस के आईटी सेल से, मीडिया विभाग से, पीआर से कभी कोई रिबटल नहीं आया। उनके हौसले बढ़ते चले गए बीजेपी के आईटी सेल के, और उन्होंने एक से एक नायाब, आप व्हाट्सएप देखिए, सुन के हैरान रह जाएंगे कि कितना दिमाग, इनकी इमेजिनेशन कितनी परवर्टेड है, कहां ले जाते हैं ये लोग चीजों को। उसका कभी कोई प्रतिकार नहीं किया गया। गांधी परिवार जो है वो सुसंस्कारित कहिए, शालीन कहिए, सौम्य कहिए, वो परिवार है। उन्होंने इस कीचड़ में उतरना कभी मुनासिब नहीं समझा कि हम इसका जवाब दें। लेकिन परंपरा ऐसी है, संस्कृति नहीं कहूंगी मैं, भारत का एक रिवाज ऐसा है, जो सोशल का, समाज का जो एक ताना बाना ऐसा, उसमें आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझा जाता है। तो जो भाजपा है और इसका जो आईटी सेल है, उन्होंने समझा कि ये तो बड़े कमजोर हैं और एडमिट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर एक आरोप या गंदा कटाक्ष या कोई जुमला उछाला गया है, अगर आप जवाब नहीं देते हैं, तो इसका मतलब हमारे ये निकाला जाता है कि भाई आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनके हौसले बढ़ते चले गए और एक से एक, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी गंदी भाषा। प्रियंका ने तो वो बोले भी नहीं है वो बातें जो आप सभी समझ सकते। बीजेपी के आईटी सेल की तरह काम कर रहे थे, वो एडिट कर रहे थे प्रियंका की स्पीच को ऑनलाइन, और उसका उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन करके वो जनता के सामने पेश कर दिया, जो कि सरासर गलत था। शर्म की बात यह है कि आज जो नरसंहार के जो मुजरिम हैं और नफरत की राजनीति करने वाले लोग आज गांधी की दुहाई दे रहे हैं। आज वो बता रहे हैं कि उनका अधिकार है गांधी की समाधि पे जाने का, उनका अधिकार नहीं है, उस पार्टी का अधिकार नहीं है जो गांधीवादी मूल्यों की राजनीति करती है, उसका अधिकार। उसको कह रहे हैं आप क्यों आए, कैसे आए, किस अधिकार से आए। वो लोग पूछ रहे हैं जो गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करते हैं, जो गांधी के हत्यारे के मंदिर बनाते हैं, जो 30 जनवरी को ट्विटर और फेसबुक के ऊपर हैशटैग चलाते हैं गोडसे जिंदाबाद। तो ये ऐसे लोग, बेशर्मी की हद है। इतनी बेशर्मी, इतनी निर्लज्जता अगर दिखाएंगे, ये मुझे उम्मीद इनसे नहीं थी, सुधांशु त्रिवेदी से तो कम से कम नहीं थी। रही बात जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो डायलॉग है, पूरी स्पीच के एक एक सेंटेंस महत्वपूर्ण है प्रियंका का, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण डायलॉग है, जो तीर की तरह जाके लगा होगा, जिसके प्रति निशाना था कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। कायर ना होता तो अदानी के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा होते ही 8 बजे, रात के 8 बजे टीवी पे अवतरित होकर संबोधित करता राष्ट्र को
और राष्ट्र में की शंकाओं को और जो कुशंकाएं लोगों को, संदेहों को, प्रश्नों को संबोधित करता, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो नहीं किया, इसलिए वो कायर है। जी राजीव जी। जी 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 प्रोफेसर अखिल स्वामी, यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई। 32 साल पुरानी बात है। मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था। तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों?